नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डे फ्रेंड्स, आईसीआर में आईएआरआई में टेक्नीशियन की एग्जाम के लिए हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे। तो उसी में आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे एनसीईआरटी की बुक से, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस ही हमने इसमें कलेक्ट किए हैं। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आईसीआर एग्जाम की तैयारी के लिए परीक्षा ऐप है वो टेस्ट सीरीज लेकर आया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप की लिंक है वो मिल जाएगी, वहां से उसको डाउनलोड करना है और अपने नंबर डालकर वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर एग्जाम से पूछा जाएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर आपको एसएससी सेलेक्ट करना है और इसी में आपको जो आईसीआर टेक्नीशियन जो एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। अभी उसकी प्राइस है 299 बता रहा है, लेकिन ये जो कोड आपके सामने दिखाई दे रहा है इंडियन V50, ये आप लगा दोगे तो 50% डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा और 149 में आपको ये टेस्ट सीरीज है मिल जाएगी। तो अभी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो डे फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत राष्ट्रों के वसंत के साथ हुई थी। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो राष्ट्रों के वसंत के साथ हुई थी। तो वह कब हुई थी? तो ये हुई थी 1848 में। कब हुई थी? 1848 में यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत है वो हुई थी। इसमें जो नए राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया इसमें शुरू हो चुकी थी वो 1789 से ही शुरू हो चुकी थी। जब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसी समय से यूरोप में भी राष्ट्रवाद या फिर क्रांति की जो आवाजें हैं वो उठने शुरू हो चुकी थी। तो नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया वो 1789 से ही शुरू हो चुकी थी और राष्ट्रवाद है वो 1848 में इसमें शुरू हुआ था। एक सदी है वो इसमें बीत चुकी थी ये सब आगे होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? तो वियना की एक कांग्रेस हुई थी। कब हुई थी ये हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में वियना की एक कांग्रेस हुई थी। यूरोपीय जो देश थे उनके राजदूतों का एक सम्मेलन हुआ था जो 1815 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये वियना में ही हुआ था, इसीलिए इसको वियना कांग्रेस का नाम है वो दे दिया गया। नेपोलियन की जो हार हुई थी वाटरलू में, उसके बाद जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, तो उसी ने ये कांग्रेस है ये बुलवाई थी। तो इस कांग्रेस में कौन सा देश है वो सम्मिलित नहीं हुआ था? तो इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्शिया ये सभी देश सम्मिलित हुए थे। स्विट्जरलैंड है वो इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। तो स्विट्जरलैंड है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया था, मतलब कौन सी एक ग्रेट रिवोल्यूशन हुआ था जिसमें ये शब्द प्रयुक्त हुए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जो फ्रेटर्निटी है। तो ये शब्दों का स्पष्ट विचार है वो दिया था। तो ये दिया था जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसी में ये शब्द है ये आए थे निकलकर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। तो ऑप्शन बी फ्रांसीसी फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। कब हुई थी ये? 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति है ये हुई थी। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। जो फ्रांस में 1804 में जो नागरिक संहिता बनी थी उसको मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो सिविल कोड आया था 1804 में फ्रांस में, तो उसको मुख्य तौर पर क्या नाम से जाना जाता था? तो उसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन संहिता के नाम से इसको जाना जाता था, जिसके अंदर मूल रूप से क्या था कि कानून के समक्ष है वो सभी को क्या मिले, समानता की अवधारणा है वो इसमें प्रस्तुत की गई थी। जन्म पर जो आधारित विशेषाधिकार है वो इसमें समाप्त कर दिए गए थे। तो ऑप्शन बी नेपोलियन संहिता है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है, मतलब लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ हमें बताना है कि क्या होगा। तो उदार राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन ए फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया? तो यंग इटली नामक एक गुप्त साम्राज्य समाज का गठन है वो किया था। किसने किया था? तो ये जो संगठन बनाया था ये किसने बनाया था? ये बनाया था ग्यूसेप मेजिनी ने। किसने? ग्यूसेप मेजिनी है, उसी ने ये यंग इटली और यंग यूरोप नाम का एक क्या बनाया था? संगठन बनाया था। जो
यंग इटली जो संगठन बनाया था ये कब बनाया था? ये 1831 में संगठन बनाया था। कहाँ पर बनाया था? ये मार्सिलेस में ये यंग इटली जो संगठन बनाया था। वहीं बर्न में यंग यूरोप नामक इन्होंने संगठन बनाया था। इटली में जो क्रांति लाने का श्रेय है वो भी ग्यूसेप मेजिनी को ही जाता है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, उस संधि का नाम बताइए जिसके बाद ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। मतलब उस संधि का नाम हमें बताना है कि कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद जो ग्रीस है उसको स्वतंत्र राष्ट्र, इंडिपेंडेंट नेशन की क्या मिली है, एक मान्यता है वो मिली थी। तो कौन सी संधि के बाद मिली थी? वो मिली थी जो कुस्तुनिया की जो संधि हुई थी 1832 में, उसके बाद ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र की जो मान्यता है वो प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन बी है कुस्तुनिया है 1832, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है? तो ये शब्द है ये किसके थे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या लग जाती है? सर्दी लग जाती है। तो ये शब्द प्रयोग किए थे मेटरनिक ने। किसने? ड्यूक मेटरनिक है उसके शब्द है। और ये कौन था? ये एक ऑस्ट्रिया का क्या था? एक चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कब से कब तक था? ये 1815 से लेकर जो 1848 तक ये क्या था? जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। और यूरोप में जो इतिहास के इस युग में जो 34 साल का इसका जो कार्यकाल था उसको क्या बोला जाता था? उसको मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बात किसने की थी? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो ये ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसी ने ये बात है ये कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के बीच 7 वर्षों में 3 युद्धाभ्यास समाप्त हुए। मतलब जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के बीच जो 7 वर्षों से जो युद्ध चल रहा था, 3 युद्ध हुए थे, तो उनकी समाप्ति है वो कब हुई थी? तो उनकी समाप्ति है वो पर्शिया की जीत के बाद हुई थी। पर्शिया पर जब जीत हो चुकी थी, पर्शिया जो विक्ट्री हुई थी, उसके बाद ये युद्ध है ये समाप्त हुए थे। ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो 1871 में जर्मनी का सम्राट बना था नया, वो किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था विलियम प्रथम को। जो पर्सा के जो सम्राट थे विलियम प्रथम, उसी को क्या बनाया गया था? जर्मनी का नया सम्राट है वो घोषित किया गया था। बात है ये 18 जनवरी की। कब की? 18 जनवरी 1871 को ये जर्मनी का सम्राट है वो बनाया गया था। पर्सा के जो सम्राट थे विलियम प्रथम, उन्हीं को जर्मनी का सम्राट है वो घोषित किया गया था। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? तो 1861 में जो संयुक्त इटली बना था तो उसका जो राजा बना था वो कौन बना था? तो कौन बना था? वो बना था हमारा विक्टर एमेनुएल सेकेंड। कौन? विक्टर एमेनुएल द्वितीय था। वो एकीकृत जो इटली था उसका क्या बना था? राजा बना था। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो किसने किया था? उसके लिए जिम्मेदार था वो कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार था वो था बिस्मार्क। कौन हो जाएगा हमारा? बिस्मार्क। ओट्टो वेन बिस्मार्क है वो जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार था। जो बिस्मार्क है वो पर्सा शासक विलियम प्रथम का क्या था? प्रधानमंत्री था। तो बिस्मार्क है वो जर्मनी के एकीकरण में इसने मुख्य जो भूमिका है वो निभाई थी। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, ओक के पत्तों का ताज पहनने वाले जर्मन राष्ट्र के रूपक को के रूप में जाना जाता था। तो ओक के पत्तों का ताज पहनने वाला एक जर्मन राष्ट्र का रूपक बनाया गया था, तो वो कौन था? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए तो रूपक है वो किसको बोला जाता है? तो रूपक है वो जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति आदि को किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज के द्वारा है वो दर्शाया जाता है या फिर इंगित किया जाता है, तो उसी को रूपक है वो कहा जाता है। तो ये रूपक बना था ओक के पत्तों का ताज पहने हुए। ये कौन था? ये थी जर्मेनिया। कौन हो जाएगा? एक महिला थी जर्मेनिया, उसी को इसमें दर्शाया गया था। तो जर्मन राष्ट्र का ये क्या था? एक रूपक था जो ओक के पत्तों का है। ये ओक के पत्तों का जो ताज है ये किसको दर्शाता था? ये जर्मन ताकत को प्रतिनिधित्व या फिर प्रतीक था। और जैतून की शाखा है वो किसको प्रतीक थी? वो शांति की प्रतीक थी। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था? जो बाल्कन जो क्षेत्र था उसका एक बड़ा भाग था
वो किसके नियंत्रण में था, किसके अधीन था? तो वो था ओटोमन जो एम्पायर है, ओटोमन जो साम्राज्य है, जिसको क्या बोला जाता है, तुर्क साम्राज्य के अधीन था। तो ओटोमन साम्राज्य है, ओटोमन एम्पायर है, वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जंकर्स के रूप में किसे जाना जाता था? तो जंकर्स एक शब्द आया है, तो जंकर्स है वो किसको बोला जाता था? जो जंकर्स है वो बड़े भूस्वामियों को बोला जाता था। कहाँ के भूस्वामियों को बोला जाता था? मतलब पर्शिया के जो बड़े जमींदार थे उनको क्या बोला जाता था? जंकर्स बोला जाता था। पर्शिया में जो जमींदार थे उनको जंकर्स है वो बोला जाता था। जो बड़े जमींदार जो होते थे, बड़े जो भूस्वामी होते थे, उनको क्या बोला जाता था? जंकर्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एंड्रियाज रेबमैन एक था। तो एंड्रियाज रेबमैन एक था, क्या था? एक पत्रकार था या फिर चित्रकार था या फिर किस प्रदेश का था ये? तो एंड्रियाज जो रेबमैन था ये जर्मन क्या था? पत्रकार था। कौन था ये? जर्मन जो जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, जिसने जर्मन जो पंचांग है या तिथि पत्र है वो लिखा था। कब लिखा था? 1798 में ये जर्मन पंचांग है वो इन्होंने तैयार या फिर डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का है वहां पर इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये? 28 अक्टूबर 1886 को इसको स्थापित है वो किया गया था। इसकी ऊंचाई है वो 151 फीट है वो बताई गई है। 151 फीट तो इसकी ऊपर ऊपर की, अगर इसकी धरातल से हम इसकी ऊंचाई माने पूरी तो वो कितनी है? 305 फीट है। तो ये कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन जर्मन राष्ट्र की महिला रूपक बन गई? तो जर्मन राष्ट्र की महिला रूपक, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो उसको आपको सभी को पता होगा क्या होगा इसका उत्तर। तो जर्मन राष्ट्र की जो महिला रूपक थी वो कौन थी? जर्मेनिया थी। तो ये जर्मेनिया ही एक प्रकार की क्या थी? एक पेंटिंग थी जो 1848 में जो वहां पर क्रांति हुई थी उसी के दौरान इसको बनाया गया था। तो इसी को जर्मनी की जो रूपक है उसके रूप में स्वीकार है वो कर लिया गया था। तो ये वहां पर क्या है, उस चीज को क्या करती थी, जो मूर्त विचार थे उनको क्या करती थी? ये इंगित करती। तो जर्मेनिया वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेपोलियन के समय में फ्रांस में किस प्रकार का शासन लागू किया गया था? तो नेपोलियन जब था तो उस समय फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो उस समय फ्रांस में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र या फिर राजशाही शासन था। मोनार्ची तो शासन व्यवस्था थी वो वहां पर फ्रांस में थी जब नेपोलियन का शासन था। तो हमारा राजतंत्र है वो इसमें सही जवाब है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एस्टेट्स जनरल का नया नाम क्या था? जो एस्टेट जनरल जो बनाए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, हमने ये चीज आपको बताई थी, तो उसी में उनका नाम है वो चेंज कर दिया गया था। तो उनका नाम है वो, नया नाम क्या आया था? वो नेशनल असेंबली है वो इनको बना दिया गया था। 3 स्टेट्स आपने पढ़े होंगे तो उसी में उनका नाम है वो बाद में नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा है वो कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? तो कौन सी क्रांति है जिसको राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म है, उसकी प्रथम अभिव्यक्ति है वो कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति, उसी को जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है वो कहा जाता है। कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति है ये हुई थी। तो ऑप्शन ए है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1707 का संघ अधिनियम किसके बीच हुआ था? जो 1707 का जो यूनियन एक्ट आया था 1707 में, ये किस किस के बीच आया था? तो ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये हुआ था। कब हुआ था? 1707 में। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, वह स्थान जहां पुजारियों और धर्माध्यक्षों को दंड दिया जाता था। तो वह स्थान कौन सा था जहां पर कोई पुजारियों को और धर्माध्यक्ष जो थे उनको क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। तो वो स्थान कौन सा था? वो था साइबेरिया। क्या हो जाएगा? साइबेरिया है। वहां पर जो पुजारी थे और धर्माध्यक्ष थे उनको क्या दिया जाता था? दंड है वो दिया जाता था। तो साइबेरिया है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच कौन सा देश गहराई से विभाजित हुआ था? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है उसके बीच में कौन सा देश है वो दो भागों में क्या हो चुका था? गहराई से क्या हो चुका था? उसमें डिवाइडेशन है वो हो चुका था। तो वो कौन से देश का हो चुका था? वो आयरलैंड का हो गया था। तो आयरलैंड है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, एल्ले शब्द का क्या अर्थ था? तो एल्ले जो शब्द है उसका अर्थ है वो हमें बताना। तो इस शब्द का अर्थ था वो था कपड़े की एक नाप। क्या हो जाएगा? ये कपड़े की नापने का ये क्या था? ये पैमाना था। तो ऑप्शन ए मेजर ऑफ क्लॉथ है, ये इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, निम्नलिखित में से किस सुधार ने फ्रांस में पूरी व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बना दिया? तो कौन सा एक सुधार हुआ था फ्रांस में, जो वहां पर जो पूरी व्यवस्था थी, जो भी सिस्टम था उसको चेंज कर दिया, मतलब अच्छा जो तर्कसंगत और कुशल है वो बना दिया था। तो वो बनाया था प्रशासनिक जो सुधार हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहां पर रिफॉर्म्स हुआ था, उसी के बाद वहां पर जो आर्थिक जो अधिक जो तर्कसंगत और कुशल है वो पूरी व्यवस्था है वो बन चुकी थी। तो ऑप्शन ए है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, इटली के एकीकरण से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में इटालियन जो रियासत का शासन था? तो इटली का जब एकीकरण हुआ था उससे पहले कौन से राज्य में जो इटालियन रियासत है उसका शासन था? तो वो था जो सार्डिनिया पीडमोंट जो क्षेत्र है उसमें किसका शासक था? वो इटालियन रियासत का शासन था। तो ऑप्शन ए है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना है वो किस सभ्यता को कहा जाता है, या फिर किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यूनान को, या फिर ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का क्या बोला जाता है? पालना है वो बोला जाता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।